फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप देखने वाले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रमेय एकमीय पूर्णतः अप्रत्यास्थ संघट्य के दौरान क्या होती है, ऊर्जा में हानि हो जाती है ना। ठीक है, उसको ऊर्जा हानि का सूत्र अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है कि कुछ न कुछ एकमीय अप्रत्यास्थ संघट्य में कुछ न कुछ क्या होती है, हानि होती है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, अपने को एकविमीय पूर्णतः अप्रत्यास्थ संघट्य पता है कि जब कोई दो वस्तुएं आपस में टकराती है तो उनकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है, लेकिन रेखीय संवेग कैसा रहता है, नियत रहता है। ठीक है, तो जब कोई दो वस्तु एक सरल रेखा में गति करके परस्पर क्या होती है, टकराती है, और यदि उसकी गतिज ऊर्जा में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, एकमीय पूर्णतः अप्रत्यास्थ संघट्य कहते हैं। और इस संघट्य में क्या होता है, संघट्य के उपरांत वस्तु का जो वेग हो जाता है वो उभयनिष्ठ हो जाता है ना। इसको अपन एकविमीय पूर्णतः अप्रत्यास्थ संघट्य बोलते हैं। ठीक है, सम्मुख संघट्य भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो संघट्य के पूर्व वस्तु ए का वेग कितना है, प्रारंभिक वेग u1 है, इसका द्रव्यमान कितना है, m1 है। उसी प्रकार वस्तु बी का प्रारंभिक वेग कितना है, u2 है, उसका द्रव्यमान कितना है, m2 है। जब ये दो वस्तुएं आपस में टकराएंगी, मतलब इस कंडीशन में क्या होना चाहिए, u1 की वैल्यू u2 की वैल्यू से क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए। और जब ये दोनों वस्तुएं टकराएंगी तो उस स्थिति में दोनों का वेग जो होगा वो उभयनिष्ठ हो जाएगा, है ना। जैसे एक गाड़ी है, ये भी क्या है, एक गाड़ी है, और एक क्या है, व्यक्ति है। तो व्यक्ति अधिक वेग से चलकर क्या हो जाएगा, गाड़ी में जब आएगा या उससे टकराएगा तो दोनों वस्तु का जो वेग जो है वो क्या हो जाएगा, नियत हो जाएगा, है ना। और उसका जो द्रव्यमान है दोनों वस्तु के द्रव्यमानों के योग के क्या होगा, बराबर होगा। मतलब m1 प्लस कितना हो जाएगा, m2 हो जाएगा, है ना। तो पहले अपने को देखना है कि संघट्य के दौरान क्या होता है, या तो रेखीय संवेग संरक्षित रहता है, गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती है, ये दो नियम को देखना है। तो प्रत्यास्थ संघट्य में क्या होता है कि रेखीय संवेग और गतिज ऊर्जा दोनों क्या रहती है, संरक्षित रहती है। लेकिन अप्रत्यास्थ संघट्य में रेखीय संवेग तो संरक्षित रहता है लेकिन गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती है। गतिज ऊर्जा में क्या हो जाता है, कुछ न कुछ परिवर्तन हो जाता है, तो उसी को देखना है। तो सबसे पहले रेखीय संवेग संरक्षण के नियम से देखेंगे संघट्य के दौरान। तो संघट्य के पहले उसका संवेग कितना है, पहले वस्तु का संवेग कितना हो जाएगा, m1 इंटू कितना, u1। उसके बाद में दूसरे वस्तु का संवेग कितना है, m2 इंटू u2। ठीक है, और संघट्य के पश्चात क्या हो जाएगा, ये उभयनिष्ठ वेग v1 से चलेगी, तो उसका द्रव्यमान कितना है, m1 प्लस m2 इंटू कितना, v1। यदि अपन संघट्य के पश्चात संवेग की बात करेंगे तो पहले वस्तु के लिए संवेग कितना हो जाएगा, m1v, और दूसरे वस्तु के लिए संवेग कितना हो जाएगा, m2v। जब v दोनों कॉमन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, m1 प्लस m2v, इस प्रकार से हो जाएगा, है ना। और वही हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है ना। यहाँ पर v क्या है, उसका उभयनिष्ठ वेग है। ठीक है, तो इसके लिए उभयनिष्ठ वेग v की वैल्यू कितनी आई है, m1 u1 प्लस m2 u2 अपॉन में कितना, m1 प्लस m2। क्योंकि v को जैसे का वैसे रखेंगे, m1 प्लस m2 को इसके अपॉन में लेकर आ जाएंगे तो ये वाली वैल्यू आएगी, समीकरण कितना, 1। ठीक है, अब ये तो निकल गया रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत से। अब सेकंड क्या निकालेंगे, संघट्य के पूर्व गतिज ऊर्जा के लिए निकालेंगे। तो पहले संघट्य के पूर्व गतिज ऊर्जा कितनी आ जाएंगी, E1 इक्वल टू क्या आ जाएगी, पहले वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी, 1/2 m1 u1 का स्क्वायर, प्लस दूसरे वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी, 1/2 m2 u2 का स्क्वायर, है ना। ये प्रारंभिक गतिज ऊर्जाओं को शो कर रही है ना, संघट्य के पहले। अब संघट्य के पश्चात जब गतिज ऊर्जा आएगी तो वो कितने वेग से चलेगी, v1 या उभयनिष्ठ वेग v से चलेगी, तो वैल्यू कितनी आ जाएंगी, E2 की वैल्यू, गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, 1/2 m1 प्लस m2 v का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना। तो संघट्य के दौरान ये किस प्रकार से हुआ है, इसको भी समझना है अपने को। तो क्या हो जाएगा, संघट्य के पश्चात गतिज ऊर्जा, मतलब पहले वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी, 1/2 m1 v का स्क्वायर, प्लस दूसरे वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी, 1/2 m2 v का स्क्वायर, क्योंकि दोनों वस्तु का वेग कैसा है, समान है, उभयनिष्ठ वेग v के बराबर है। तो यहाँ से v स्क्वायर क्या निकाल लो, कॉमन निकाल लो, तो बचेगा क्या, 1/2 कितना, m1 प्लस कितना, m2 बचेगा। दोनों में से कितना बचेगा, यहाँ से 1/2 भी कॉमन निकाल लो, क्या निकाल लिया, 1/2 यहाँ से कॉमन निकाल लिया, है ना। कितना बचा, m1 प्लस कितना, m2, और ये v का भी स्क्वायर यहाँ से भी क्या निकाल लिया, कॉमन निकाल लिया। तो 1/2 v का स्क्वायर कॉमन निकाल कर बचेगा कितना, m1 प्लस m2, ये वाला बचेगा। ठीक है, उसी को लिखा है हमने कहाँ पर, ये यहाँ पर।
ठीक है। E2 बराबर कितना 1/2 m1 प्लस m2 v का स्क्वायर। ठीक है। तो अब संघट्य के दौरान गतिज ऊर्जा में क्या होगी, हानि होगी। क्यों? क्योंकि ये कौन सा संघट्य है, ये संघट्य है कौन सा, अप्रत्यास्थ संघट्य है ना। ठीक है। तो वैल्यू क्या आएगी फिर, संघट्य के दौरान गतिज ऊर्जा में हानि। तो पहली गतिज ऊर्जा कितनी है, पूर्व की गतिज ऊर्जा E1 है, और उसमें से अंतिम गतिज ऊर्जा को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो E1 माइनस कितना करना पड़ेगा, E2। तो E1 की वैल्यू रखी है हमने क्या, ये 1/2 कितना m1 u1 का स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 का स्क्वायर, है ना। यहाँ से रखी है अपन ने वैल्यू। ठीक है, E1 की। इसी प्रकार E2 की वैल्यू रख दी है कितनी, 1/2 कितनी रखी है, 1/2 m1 प्लस m2 v का स्क्वायर, ये रख दिया अपन ने 1/2 कितना m1 प्लस m2 v का स्क्वायर। ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है अपने को। तो यहाँ पर ये v जो है उस v की वैल्यू रखना पड़ेगा, उभयनिष्ठ वैल्यू, ये समीकरण 1 से। ठीक है। तो v की वैल्यू क्या रखी है अपन ने, m1 u1 प्लस m2 u2 अपॉन में कितना m1 प्लस m2, और उसका टोटल का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आएगा। ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1/2 कॉमन निकाल लिया अपन ने सबसे पहले, यहाँ से 1/2 कॉमन निकाल लिया। तो यहाँ पर क्या बचा, m1 u1 का स्क्वायर प्लस कितना m2 u2 का स्क्वायर, कितना बचा m2 u2 का स्क्वायर, ये हो गया यहाँ पर, माइनस यहाँ से क्या निकाल लिया, 1/2 तो पहले ही निकाल लिया। तो यहाँ पर क्या बचा m1 प्लस m2, और ये v की वैल्यू रखी है अपन ने v स्क्वायर की जगह, है ना। ठीक है। तो v का स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा, v की वैल्यू है कितनी m1 u1 प्लस m2 u2 अपॉन में m1 प्लस m2, है ना, यहाँ से समीकरण 1 से, और उसका भी क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। तो अब कितना हो जाएगा, डेल के ई बराबर कितना 1/2, ये पूरा पद जैसे का वैसा लिखो। उसके बाद में माइनस m1 प्लस m2, ये भी पूरा जैसा का वैसा। यहाँ से क्या हो जाएगा, ऊपर वाले पद का स्क्वायर हो जाएगा पहले, तो मतलब इसका स्क्वायर होगा तो कितना हो जाएगा m1 u1 प्लस m2 u2, टोटल का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, ये लिख लिया अपन ने स्क्वायर। उसके बाद में नीचे वाले का स्क्वायर मतलब कितना m1 प्लस m2, टोटल का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ठीक है। तो अब यहाँ से m1 प्लस m2 और यहाँ से m1 प्लस m2 का स्क्वायर में से एक क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो नीचे क्या बचेगा, m1 प्लस m2। अब यहाँ से क्या निकालना है, एलसीएम निकाल लो। तो एलसीएम कितना निकल गया, m1 प्लस m2 एलसीएम निकल गया। ठीक है। इस एलसीएम का गुना जो निकाला है अपन m1 प्लस m2, इसका तीरे गुना करो इसके साथ में, पहले वाले पद के साथ में। तो कितना हो जाएगा, m1 u1 का स्क्वायर प्लस कितना m2 u2 का स्क्वायर इंटू कितना m1 प्लस m2, है ना। और ये है कितना m1 u1 प्लस m2 u2 का स्क्वायर, मतलब a प्लस b का स्क्वायर है। तो पहले a का स्क्वायर निकाल लो। तो a का स्क्वायर मतलब कितना है, m1 u1 का स्क्वायर। ठीक है, m1 u1 और टोटल का स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा, m1 का स्क्वायर u1 का स्क्वायर प्लस उसके बाद में फिर दूसरे पद का स्क्वायर क्या हो जाएगा, दूसरे पद का स्क्वायर हो जाएगा m2 u2 का स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये पहले इसका स्क्वायर निकाल लो। कितना हो जाएगा, m1 का स्क्वायर u1 का स्क्वायर, ये निकल कर आ गया। फिर इसका निकालो m2 u2 का स्क्वायर मतलब कितना m2 का स्क्वायर u2 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस m1 इंटू m2 मतलब ट्वाइस m1 u1 प्लस u1 इंटू कितना m2 u2। तो उसको अपन लिख सकते हैं ट्वाइस m1 m2 इंटू कितना u1 u2। ठीक है। अपॉन में ये m1 प्लस m2 ये अपन ने क्या निकाला था, कॉमन निकाला था यहाँ से। ठीक है, एलसीएम निकाला था। तो डेल की बराबर कितना हो जाएगा, हाफ। अब यहाँ से ये m1 प्लस m2 जो है, इसमें से प्रत्येक पहले m1 का गुना पूरे पद के साथ में करेंगे, फिर m2 का गुना दूसरे पूरे पद के साथ में करेंगे। तो m1 का गुना करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, पहले पद के साथ में करो तो m1 इंटू कितना है m1 u स्क्वायर। तो m1 इंटू कितना m1 u1 का स्क्वायर, उसको अपन क्या लिख सकते हैं m1 का स्क्वायर इंटू कितना u1 का स्क्वायर। ठीक है। फिर m1 का गुना दूसरे पद के साथ में करो m2 u2 के स्क्वायर के साथ में, तो कितना हो जाएगा m1 m2 u2 का स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया यहाँ से यहाँ तक के। पहले m1 का गुना पूरे पद के साथ किया, अब m2 का गुना पूरे पद के साथ में करूँगी तो ये वैल्यू आ जाएगी कितनी, पहले के साथ में करो तो m1 इंटू कितना m2 u1 का स्क्वायर प्लस कितना m2 यहाँ पर भी है तो m2 का स्क्वायर इंटू कितना u2 का स्क्वायर। ठीक है, ये निकल कर आ जाएगा। अब यहाँ से सब पूरे इसमें ब्रैकेट तोड़ो तो जो प्लस है वो माइनस में हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, माइनस u1 का स्क्वायर माइनस m2 मतलब m1 का स्क्वायर u1 का स्क्वायर, फिर माइनस कितना हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा m2 का स्क्वायर u2 का स्क्वायर, फिर माइनस कितना हो जाएगा ट्वाइस m1 m2 u1 कितना u2।
अपॉन में कितना ये m1 प्लस कितना m2, ठीक है। तो ये वैल्यू निकल कर आ गई अपने पास में। अब यहाँ से ये प्लस m1 u1 का स्क्वायर और ये माइनस m1 u1 का स्क्वायर u1 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। वैसे ही ये प्लस वाला m2 u का स्क्वायर u2 का स्क्वायर से ये माइनस वाला m2 का स्क्वायर u2 का स्क्वायर, ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल होगा, ठीक है, क्लियर। तो ये इस प्रकार से ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा कितना, m1 m2 u2 का स्क्वायर, m1 m2 u1 का स्क्वायर और इधर कितना ट्वाइस माइनस ट्वाइस कितना u1 u2। तो यहाँ से क्या निकालेंगे, नहीं सॉरी कितना माइनस ट्वाइस m1 m2 u1 u2, यहाँ से क्या निकालेंगे माइनस सॉरी कितना निकालेंगे m1 m2 कॉमन निकालेंगे, ठीक है। तो उसको नेक्स्ट पेज पर देखते हैं क्या निकाल रहे हैं अपन। यहाँ से m1 m2 को कॉमन निकाल रहे तो बचेगा क्या, u1 का स्क्वायर, यहाँ से बचेगा u2 का स्क्वायर और यहाँ से बचेगा कितना माइनस u1 इंटू कितना u2 अपॉन में m1 प्लस m2, ठीक है। तो डेल की बराबर कितना हो जाएगा, कितना लिखा हुआ है हाफ। तो जैसा का वैसा m1 m2 कॉमन निकाल लिया तो बचेगा क्या, u2 का स्क्वायर प्लस u1 का स्क्वायर माइनस कितना ट्वाइस u1 u2 अपॉन में कितना m1 प्लस m2। अब यहाँ से ये m1 इंटू m2 अपॉन में m1 प्लस m2 ये कॉमन निकाल लो। तो यहाँ पर क्या बचा है, इसको पहले ले लो u1 का स्क्वायर प्लस u2 का स्क्वायर माइनस कितना ट्वाइस u1 u2, ठीक है। और इसी को अपन क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि a माइनस बी का स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस कितना ट्वाइस a1 ab, ठीक है। तो ये u1 माइनस कितना u2 का स्क्वायर है। अब चूंकि u1 जो है पहले वस्तु का जो प्रारंभिक वेग हमेशा दूसरे वस्तु के प्रारंभिक वेग से क्या होगा, अधिक होगा, क्योंकि तभी तो वो संघट्य होगा। पहले वस्तु का वेग ज़्यादा है, दूसरे वस्तु का वेग कम है, तभी तो क्या होगा, संघट्य होगा। तो ये जो राशि है यह अधिक है, u1 u2 का है कम है, तो उसमें से जो माइनस होगा वो भी क्या राशि होगी, अधिक होगी, ठीक है, अधिक राशि होगी। इसका मतलब ये कौन सी राशि होगी, धनात्मक राशि होगी, है ना। तो ये जब u1 माइनस u2 ये यदि धनात्मक राशि है तो ये पूरा जो पद है वो भी कौन सी राशि होगी, एक धनात्मक राशि होगी। तो डेल की वैल्यू क्या है, एक धनात्मक राशि है, मतलब कुछ न कुछ ऊर्जा में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। तो संघट्य के दौरान ऊर्जा में क्या होती है, हानि होती है, किसमें, अप्रत्यास्थ पूर्णतः संघट्य में या पूर्णतः अप्रत्यास्थ संघट्य में क्या होती है, संघट्य के दौरान ऊर्जा में क्या होता है, परिवर्तन होता है या ऊर्जा में क्षय होता है। और ये जो ऊर्जा में हानि जो होती है वो ऊष्मा, ध्वनि, है ना, आदि के रूप में क्या होती है, उत्पन्न होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया आपका पूर्णतः अप्रत्यास्थ संघट्य में ऊर्जा व्यय या ऊर्जा हानि का सूत्र हमने क्या कर दिया, यहाँ परिभाषित कर दिया। और इसके लिए सूत्र कितना है, ये वाला सूत्र है ना, ये सिद्ध करना पड़ता है। कितना होता है, डेल की बराबर हाफ m1 m2 अपॉन में m1 प्लस m2 u1 माइनस कितना u2 का स्क्वायर, है ना, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपका क्या होगा, सॉल्व होगा, है ना। और सुनो, इसके साथ में आपकी जो सेकंड यूनिट है वो भी क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई है। अब थर्ड यूनिट का मैं आपको PDF सेंड कर दूंगा और उसको भी आपको लिखना है। और जो मैं क्वेश्चन आपको असाइनमेंट के लिए दूंगा उसकी भी उसकी भी आपको क्वेश्चन क्या करना है, बना के लाना है ना, ठीक है। और उसको पढ़ना भी है और कोई डाउट्स हो तो पूछना है, ठीक है।